क्यूबाइटल फोसा की बात हो रही थी कि क्यूबाइटल फोसा कैसे जो है वो बनता है, मतलब किस पोजीशन को कहते हैं। क्यूबाइटल फोसा जो है वो इंटीरियर साइड ऑफ द फोरआर्म में जो है आपके होता है। उसका जो बेस है मतलब एक किस्म की एक इमेजिनरी ट्राइंगल है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। एक इमेजिनरी ट्राइंगल होती है, जैसे कि ये बेस है। बेस कौन बना रहा होता है? लेटरल और जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल के बीच में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसका बेस होता है। और मीडियल साइड जो है वो फॉर्म हो रही होती है प्रोनेटर टीरीज मसल से, और लेटरल साइड जो है वो ब्रेकियोरेडियलिस फॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ से मेजर स्ट्रक्चर्स क्रॉस हो रही है, स्पेशली आपकी अल्नर नर्व। इसलिए अगर कब किसी वजह से अल्नर नर्व प्रेस हो रही होती है तो उसको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अगर यहाँ पे अल्नर नर्व कंप्रेस हो रही होती है तो आपको साइन सिम्टम्स वही मिलेंगे कि अल्नर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेंसेशंस आती हैं, उसकी टिंगलिंग सेंसेशन, जो भी सिम्टम्स है वो आपको मिलेंगे अल्नर साइड के कोर्स पे, अल्नर साइड नर्व के कोर्स पे, और उसको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगी आपको, उसकी टेस्ट किस तरह से की जाती है, रीजन क्या होते हैं उसके, कि इसमें जो है क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्यूबाइटल जो है फोसा है आपका, इट कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: बाइसेप्टल टेंडन, distal part of the brachial artery, veins, the origin of the radial and ulnar arteries, and the parts of the median and the radial nerve। ठीक है, ये सारी जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होती हैं। सबसे पहले मसल्स का मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता है कि एल्बो जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं: फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। फ्लेक्जन जो है आपकी ब्रेकियालिस मसल करवाता है, बाइसेप ब्रेकिया करवाता है, और ब्रेकियोरेडियलिस मसल करवाता है। ठीक है, ये मसल जो है आपकी फ्लेक्जन करवा रहे होते हैं एल्बो। एक्सटेंशन का आपको पता है कि ट्राइसेप करवा रहा है और एंकोनियस मसल करवा रहा है। ठीक है, सुपिनेशन जो है आपकी एक तो सुपिनेटर मसल करवाता है, बाइसेप ब्रेकिया करवाता है, और ब्रेकियोरेडियलिस। ये तीन मसल जो है आपकी सुपिनेशन करवा रहे होते हैं: सुपिनेटर, बाइसेप ब्रेकिया एंड ब्रेकियोरेडियलिस। प्रोनेशन मूवमेंट जो है वो आपके एक तो प्रोनेटर टीरीज मसल और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। प्रोनेटर टीरीज और प्रोनेटर क्वाड्रेटस आपके प्रोनेशन करवा रहे होते हैं। तो मसल्स आपको सारे याद होने चाहिए कि कौन से मसल्स का क्या काम है। उसके बाद आते हैं कि एक्वायर्ड पेन या नर्व इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं एल्बो पे या फोरआर्म रीजन पे, या कौन सी ऐसी नर्व इंजरीज हैं जिनका पेन जो है वो एल्बो पे रेडिएट कर सकता है या रिफर कर सकता है। ठीक है, एक तो सर्वाइकल का आपको पता है कि सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट होगी तो आपका पेन जो है वो रिफर कर सकता है एल्बो रीजन पे। ठीक है, सर्वाइकल के कौन से रूट्स? C5 C6 नर्व रूट्स इन्वॉल्व होंगे तो भी आपका पेन रिफर होगा, और T1 T2 जो है नर्व रूट्स का भी पेन जो है वो रिफर होता है एल्बो पे। ठीक है, C5 C6 T1 और T2 इनका पेन रिफर कर सकता है आपके एल्बो रीजन पे। उसके अलावा अल्नर नर्व इंजरी जो है वो हो सकती है, रेडियल नर्व इंजरी कॉमन है, और मीडियन नर्व इंजरी कॉमन है। तो ये जो मेन नर्व्स हैं आपकी ये इंजर हो सकती हैं आपके एल्बो रीजन पे। मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट एट द एल्बो इज मच लेस कॉमन देन एट द रिस्ट एज इन कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी की मोस्टली कॉमन जो है वो आपके रिस्ट जॉइंट पे है। जो कार्पल टनल सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो आपके फ्लेक्सर रेटिकुलम के बीच में अगर नर्व कंप्रेस हो जाती है तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो ये इंजरी रिस्ट पे कॉमन है मीडियन नर्व की, लेकिन एल्बो पे भी हो सकती है। इतनी ज्यादा कॉमन नहीं, लेकिन एल्बो पे होती है। It may be compressed at the level of pronator teres muscle and the flexor digitorum muscle। ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन समटाइम्स एल्बो पे कंप्रेस हो सकती है। और किस जगह पे कंप्रेस होती है? अगर एल्बो रीजन पे या फोरआर्म रीजन पे कंप्रेस होती है तो वो प्रोनेटर टीरीज मसल के दो हेड होते हैं आपके, एक अल्नर हेड होता है, एक रेडियल हेड होता है। तो इन दो हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज मसल्स के दरमियान में नर्व कंप्रेस हो सकती है। बाकी सबसे पहले वो क्या कर रही है? क्यूबाइटल फोसा से गुजर रही है। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा से गुजरते हुए वो नीचे प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड्स जो है मसल्स के, उसके दरमियान से गुजर रही है। क्यूबाइटल फोसा में वो बहुत सिक्योर होती है। आगे जाके जब वो प्रोनेटर टीरीज के मसल से गुजर रही है ना, तो वहां पे उसकी कंप्रेशन हो सकती है। इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकती है। अगर प्रोनेटर टीरीज मसल के दरमियान अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसके सिम्टम्स आपको सेम मिलेंगे जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम में मिलते हैं।
उसी तरह से वो जो मीडियन नर्व का कोर्स होगा, मतलब कि थंब साइड, थंब और लेटरल जो है आपके 2.5 फिंगर्स से वहां पे सेंसेशन डिस्टरबेंस आएगी। तो इसलिए जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है कि अगर पेशेंट आपके पास मीडियन नर्व जो है वो डिस्टरबेंस कंप्लेन के साथ आया है, वो बता रहा है कि मेरी ये उंगलियां जो है थंब और उसके जो है वो आपकी इंडेक्स वगैरह जो है वो नम हो रही हैं, वहां पे सेंसेशन में इशू आ रहा है, तो आपका जाहिर सी बात है ध्यान जाता है मीडियन नर्व की तरफ। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि मीडियन नर्व अगर कंप्रेस हो भी रही है तो किस जगह पे हो रही है, वो फ्लेक्सर रेटिनोक्यूलम पे हो रही है, मतलब कि कार्पल टनल सिंड्रोम है, या प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम है। ठीक है, इसको प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम कहते हैं, जब प्रोनेटर टीरिस मसल के दरमियान जो कंप्रेस हो रही है फोराम, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक टेस्ट होते हैं, कार्पल टनल का तो जब मैं रिस्ट करवाऊंगी तब आपको टेस्ट करवाऊंगी। प्रोनेटर टीरिस का टेस्ट किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट जो है अभी टॉपिक आएगा टेस्ट का, तो उसमें आपको दिखाती हूँ। The anterior interosseous nerve, which is the branch of the median nerve, may be compressed in the proximal part of the forearm. मीडियन नर्व की जो है एक और ब्रांच होती है एंटीरियर इंटरशियस, वो भी कंप्रेस हो सकती है आपके प्रोक्सिमल फोरआर्म पे। ये वही प्रोनेटर टीवी सिंड्रोम की बात की गई है। Here the median nerve is being compressed between the two head of pronator teres muscles. Patient with entrapment of the median nerve at the pronator teres will frequently have the tenderness over the proximal portion of the pronator teres muscle. Pronator teres muscle ये होता है, ठीक है, दो हेड होते हैं उसके, अल्नर और ह्यूमरल हेड होते हैं। ये दोनों की जो ओरिजिन दिखाई गई, अल्नर हेड और ह्यूमरल हेड, और इसी तरह से क्रॉस होके इंसर्ट करता है रेडियस पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसका मसल का, यहाँ पे अगर आप पैल्पेट करते हो तो पेशेंट को टेंडरनेस फील होगी, या जैसे आप पैल्पेट करोगे ना तो पेशेंट बोलेगा कि मेरे जो है वो उंगलियां जो है थंब और उंगलियां सुन हो रही हैं, और लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म जो है वो सुन हो रहा है, मतलब जो भी मीडियन नर्व का जो भी कोर्स है ना, वो उस पर कंप्लेन करेगा कि वो मेरा ये साइड आर्म का जो है वो सुन हो रहा है, नमनेस आ रही है मुझे। ठीक है, तो वहां पे अगर आप पैल्पेट करते हो प्रोनेटर टीरिस के प्रोक्सिमल पार्ट पे, इस जगह पे, तो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा। वही बात की गई, the patient with the entrapment of the median nerve at the pronator teres will frequently have the tenderness over the proximal portion of the pronator teres muscle. Of the pronator teres for the 30 seconds, resulting in paresthesias in the thumb and in the is positive for the pronator teres syndrome. ठीक है, एक तो ये टेस्ट आप कर सकते हो कि अगर आप कंप्रेस करते हो ना फॉर द 30 सेकंड प्रोनेटर टीरिस मसल की जगह पे, ये जो प्रोनेटर टीरिस मसल जिस जगह पे आ रहा है प्रोक्सिमल फोरआर्म पे, यहाँ पे अगर आप 30 सेकंड के लिए कंप्रेस करते हो तो पेशेंट को जो है वो नमनेस आएगी थंब और इंडेक्स फिंगर में। एक तो ये टेस्ट आप कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव आती है तो पेशेंट को प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम होता है, मतलब कि प्रोनेटर टीरिस मसल में मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना होता है। ये एक टेस्ट ये होता है प्रोनेटर टीरिस के लिए। ठीक है, इसमें क्या करवाते हैं हम, पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स रख पाते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा इस पोजीशन को, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, इनिशियली एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स रखवाएंगे। एग्जामिनर जो है वो पेशेंट को बोलेगा कि आपको प्रोनेशन करनी है। ठीक है, और एग्जामिनर साथ साथ जो है वो प्रोनेशन को एक तो रेजिस्टेंस देगा, मतलब पेशेंट को प्रोनेशन करने से रोकेगा, और दूसरा एल्बो को एक्सटेंड करेगा, और उसके साथ साथ दूसरे हाथ से जो उसने एल्बो पे हाथ रखा हुआ है, एक तो वहां से एल्बो को सपोर्ट भी देगा, और दूसरा उसी हाथ से प्रोनेटर टीरिस मसल को कंप्रेस भी करेगा ताकि नर्व पे फर्दर कंप्रेशन आए। इससे क्या होगा कि नर्व जो है वो इरिटेट होगी, मतलब नर्व को हम चैलेंज कर रहे होंगे और हमें सिम्टम्स मिलेंगे। अगर सिम्टम्स मिलते हैं हमें, मतलब को नमनेस आ रही है, जो भी नर्व सिम्टम्स है, तो हम कहते हैं कि टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द प्रोनेटर टीरिस। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, इनिशियली पेशेंट की हम जो पोजीशन रखवाते हैं एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स। ठीक है, एग्जामिनर का एक हाथ एल्बो पे होगा, दूसरा हाथ से वो हैंड को जो है वो होल्ड करता है, ग्रिप करता है। इनिशियली पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, हम सुपिनेशन में रखवाते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि फोरआर्म सुपिनेशन पोजीशन में।
अब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको हाथ को प्रोनेट करने की कोशिश करनी है, मैं आपको रोकूंगा, ठीक है, आपको प्रोनेट करना है, मैं आपको रोकूंगा, आपको जोर लगा के प्रोनेशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पेशेंट प्रोनेट करने की कोशिश करेगा, हम जो है उसको अपोजिट जो है डायरेक्शन में रेजिस्टेंस देंगे, उसको प्रोनेशन करने से रोकेंगे। और दूसरा, एल्बो को साथ साथ एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर होगा, एक तो प्रोनेशन को रेजिस्टेंस देगा, दूसरा एल्बो को साथ साथ एक्सटेंड करेगा, दोनों मूवमेंट साथ करेगा, रेजिस्टेंस भी देगा और साथ साथ एल्बो को एक्सटेंड भी करवाएगा। और दूसरे हाथ से जो उसने एल्बो पे रखा हुआ है, एल्बो जॉइंट पे, वहां से वो प्रोनेटर टीरिस मसल पे प्रेशर देगा, प्रोनेटर टीरिस मसल को प्रेशर देगा। अगर ऐसा करने से पेशेंट में सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं तो हम कहते हैं कि टेस्ट इज पॉजिटिव, प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम है पेशेंट में, ठीक है। तो एक ये टेस्ट आप कर सकते हो अगर आपको लगता है पेशेंट में प्रोनेटर टीरिस सिंड्रोम है, ठीक है। जो मीडियन नर्व है वो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से नहीं है, रिस्ट में कंप्रेस नहीं हो रही है, फोरआर्म या एल्बो पे कंप्रेस हो रही है, तो आप उसके लिए ये वाले टेस्ट करवाओगे, ठीक है। एक वो जो मैंने कहा कि 30 सेकेंड्स के लिए हम जो है वो कंप्रेस करते हैं टीरिस मसल को, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हो, एक ये टेस्ट करवा सकते हो, दूसरी ये टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हम करवाएंगे मीडियन नर्व के लिए। इंटीरियर एंट्रोशियस नर्व जी, जो मैंने अभी बात की कि ये भी जो है ब्रांच है मीडियन नर्व की। दिस नर्व इज द मोटर नर्व टू द लॉन्ग फ्लेक्सस ऑफ द थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर एंड द प्रोनेटस कॉर्डेटस मसल। ये जो है वो मोटर नर्व है, सेंसरी नर्व नहीं है। सो देयर इज नो क्यूटेनियस सेंसरी फाइबर्स। तो इस अगर एंटीरियर इंटरशियस नर्व किसी वजह से अफेक्ट डैमेज है, ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करिएगा कि हमें जो है मीडियन नर्व वाले जो है वो सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि इसमें वो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपको सेंसरी सिम्टम्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये मोटर नर्व से। अब ये देखें कि मोटर नर्व किसकी है, लॉन्ग फ्लेक्सस ऑफ थंब, लॉन्ग फ्लेक्सस ऑफ इंडेक्स, मिडिल फिंगर एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो इन मसल्स के जो जो फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, मसल, ये वाले मसल जो है वो वीक पड़ जाएंगे। Examiner of the patients with anterior interosseous nerve syndrome characteristically reveals the weakness of the long flexus muscle. This can be tested for by asking the patients to make a OK sign. And inability to do the tip-to-tip pinch of the thumb and the index finger resulting from the damage to the anterior interosseous nerve. ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपके थंब के, इंडेक्स के और मिडिल फिंगर्स के लॉन्ग फ्लेक्सस जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपके जो है वो अगर ये नर्व इन्वॉल्व होती है तो पेशेंट जो है वो ओके साइन नहीं कर पाता। ओके साइन किस तरह से हम चेक करवाते हैं, ये, ठीक है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि जो है आपको ओके साइन करनी है, ठीक है। ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ये नॉर्मल है, जो राइट साइड पे देख रहे हो एबनॉर्मल है, ठीक है। अगर पेशेंट की एंटीरियर इंटरशियस नर्व बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इंटैक्ट है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो पेशेंट जो है वो नॉर्मली इस तरह से ओके साइन आपको करके दिखा देगा। अगर एंटीरियर इंटरशियस नर्व अगर इन्वॉल्व है, अफेक्ट हुई है, कंप्रेस हुई है या कोई भी इशू है उसमें, तो पेशेंट जो है वो प्रॉपरली ओके साइन नहीं कर पाएगा। जो आप देख रहे हो इस तरह से एबनॉर्मल ओके साइन हो गया तो पेशेंट कर ही नहीं पाएगा या फिर एबनॉर्मल तरीके से करेगा। इसी को एक टिप पिंच कहते हैं, ठीक है, कि थंब और इंडेक्स फिंगर्स की टिप्स हमें मिलानी होती है। ओके साइन में हम यही कर रहे होते हैं ना कि दोनों फिंगर्स की टिप्स जो है आपस में वो जो है मिला रहे होते हैं, तो पेशेंट जो है वो नहीं कर पाएगा। ये वही नर्व का बताया हुआ है कि नर्व कौन कौन से मसल्स को जा रही है। AIN मतलब एंटीरियर इंटरशियस नर्व, ये कौन कौन से मसल्स को जा रही है, ये पूरा वो दिखाया गया है। सारी जो है वो मोटर डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है इन मसल्स को, कोई भी जो है वो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसकी, इसकी वजह से हमें मोटर वीकनेस मिलेगी, सेंसेशन में कोई इशू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समटाइम्स अगर ये इशू आ रहा है पेशेंट में कि हमें फिर ऐसा लगता है ना कि मसल्स की वीकनेस है, तो मसल वीकनेस क्यों है, तो उसकी वजह जो है वो नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब आ जाते हैं रेडियल नर्व पल्सीज पे, ठीक है। ये तो मीडियन नर्व्स की बात हो गई।
रेडियल नर्व पे आ जाते हैं। रेडियल नर्व पैल्सी के ये दूसरे नाम भी है, हनीमून पैल्सी या सैटरडे नाइट पैल्सी भी इनको कहा जाता है। रेडियल नर्व जो है आपकी आर्म में डिफरेंट जगहों पे कंप्रेस हो सकती है। आपकी अपर आर्म में भी कंप्रेस हो सकती है, आपकी जो है वो फोर आर्म में भी कंप्रेस हो सकती है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे कंप्रेस हो सकती है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट जो है टर्म्स यूज किए गए हैं कंडीशंस के लिए। उसके लिए जो अदर टर्म्स यूज होते हैं, हनीमून पैल्सी या सैटरडे नाइट पैल्सी, जहाँ पे ये टर्म्स यूज हो रहे हैं तो समझो कि वहां पे रेडियल नर्व कंप्रेशन की बात की गई है। Saturday night palsy, the patient will be unable to extend the wrist or the fingers। ठीक है, जब भी रेडियल नर्व कंप्रेस होती है तो रिस्ट ड्रॉप, ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि रेडियल नर्व जो है एक्सटेंसर्स को सप्लाई कर रही है। अगर रेडियल नर्व डिस्टर्ब होगी तो एक्सटेंसर्स अपना काम नहीं कर पाएंगे और जो है ड्रॉप में चली जाएगी, फ्लेक्जन में चली जाएगी, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी। सेंस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियल नर्व विल आल्सो बी नोटेड। ठीक है, और रेडियल नर्व आपकी जो है वो थंब को जो है थंब साइड या लेटरल साइड को जो है सप्लाई कर रही है, तो वहां पे आपको सेंसरी डिस्टर्बेंस भी मिलेगी। सही है। द ट्राइसेप मसल विल बी नॉर्मल बिकॉज द ब्रांच टू इट अराइजेस प्रोक्सिमल टू द डैमेज। ठीक है, रेडियल नर्व मैंने वही कहा कि डिपेंड करता है कि किस जगह पे कंप्रेस हो रही है। ट्राइसेप मसल पे, ट्राइसेप मसल को जो रेडियल नर्व की जो पार्ट सप्लाई कर रहा है होता है वो मतलब कि अपसाइड से ही जो है वो सप्लाई करता है। जो कंप्रेशन होती है वो फोर आर्म में या आर्म में हो रही होती है। नर्व का वो पार्ट जो है सप्लाई कर रहा होता है रिस्ट और एल्बो, रिस्ट के और फिंगर्स के एक्सटेंसेस को। ठीक है, रिस्ट और फिंगर के एक्सटेंसेस को सप्लाई कर रहा होता है, इसलिए आपको एल्बो की एक्सटेंशन नॉर्मल मिलेगी। ठीक है, ट्राइसेप मसल आपको नॉर्मल मिलेगा अगर रेडियल नर्व सैटरडे नाइट पैल्सी होती है। बाकी आपको फिंगर्स और रिस्ट के एक्सटेंसेस वीक मिलेंगे, रिस्ट ड्रॉप मिलेगा आपको। बाकी एल्बो जॉइंट पे वो जो है मूवमेंट आपको नॉर्मल मिलेगी। क्रच पैल्सी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्रच पैल्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो रेडियल नर्व है वो ऊपर जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस से आ रही है तो एक्सिला से क्रॉस होते हुए आर्म की तरफ जा रही है। तो समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट जो क्रचेस यूज करते हैं तो वो क्रच के प्रेशर की वजह से भी जो है नर्व कंप्रेस हो सकती है एक्सिला में, इसलिए इसको क्रच पैल्सी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी रेडियल नर्व एक्सिला पे कंप्रेस हो रही है, जैसे कि आपके मैंने कहा कि क्रच पैल्सी में, ठीक है, अगर वो कंडीशन होगी तो पेशेंट की एल्बो की एक्सटेंशन भी डिस्टर्ब होगी, मतलब कि ट्राइसेप मसल भी डिस्टर्ब होगा। फिर आप जो पेशेंट आएगा एक तो रिस्ट ड्रॉप भी होगा उसका और दूसरा एल्बो फ्लेक्जन पोजीशन में लेके आएगा क्योंकि वो एक्सटेंड नहीं कर पा सक रहा होगा। एक तो एल्बो मतलब फ्लेक्जन डिफॉर्मिटी के साथ आ रहा होगा, ठीक है, फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आएगा आपके पास क्योंकि वो एक्सटेंसर्स उसके ट्राइसेप काम नहीं कर रहे होते, और दूसरा रिस्ट ड्रॉप, दो कंडीशंस के साथ आएगा। अगर ऐसे आता है तो समझ जाइए कि रेडियल नर्व जो है वो एक्सिला में या फिर जहां से उसकी ओरिजिन हो रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस मतलब बिल्कुल प्रोक्सिमल पार्ट, वहां से कंप्रेस हो रही है। अगर सैटरडे नाइट पैल्सी है या फिर जो है आपकी हनीमून पैल्सी है, उसमें आपका सिर्फ रिस्ट ड्रॉप मिलेगा आपको, बाकी एल्बो की एक्सटेंशन आपको नॉर्मल मिलेगी।